CH41A41 आदिल के मॉम का हीरा देखते ही देखते बिल्ली एक जिन में तब्दील हो गई, जिसने एक बड़ा सा लबादा पहन रखा था। उसने आदिल को सलाम किया। आदिल समझ गया कि वो बिल्लियां असल में जिन हैं जो मुफ्ती साहब के पास रहते हैं। उन्होंने अपना रूप बदला हुआ है। फिर वो जिन दोबारा बिल्ली की शक्ल में आ गया और वहां से चला गया। मुफ्ती साहब ने आदिल से कहा, कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो नजर आता है असल में वैसे होता नहीं है। इस पर आदिल ने फौरन मुफ्ती साहब को काली बिल्ली वाली बात बता दी। उन्होंने आदिल से पूरा ब्यौरा बताने को कहा तो आदिल ने उनको एक एक बात बता दी कि कैसे एक ब्लैक कैट उसे पार्किंग लॉट में दिखी। उसके बाद एक काली बिल्ली सत्तार मैंशन के आसपास घूम रही थी और उसने ये भी बताया कि उसने ख्वाब में भी काली बिल्ली को उस पर हमला करते हुए देखा। मुफ्ती साहब ने आदिल के मुंह से जब ये बात सुनी तो थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत उस काली बिल्ली का हुलिया आदिल से पूछा तो आदिल ने उनको बताया वो पूरी ब्लैक थी और उसकी आंखें लाल थी। इतना सुनते ही मुफ्ती साहब समझ गए। उन्होंने आदिल से कहा, वो बिल्ली नहीं है आदिल, वो एक शैतान जिन है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है और वो किसी का भेजा हुआ जिन है, क्योंकि ऐसे काम जिन अपने मालिक के कहने पर करते हैं। आदिल ये सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर उसने कहा, मुफ्ती साहब मेरे गुलाम जिन ने भी ये बताया था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है और वो इसका पता लगा रहा है। वो सही कर रहा है, वो जल्द बता देगा कि उसका मालिक कौन है। तुम मुझे अपने ख्वाब के बारे में बताओ जो तुमने देखा था। आदिल ने फिर अपना ख्वाब बताया। एक काली बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपने नुकीले दांतों से अटैक किया था। जैसे ही उसने मुझ पर हमला किया मेरी आंख खुल गई थी। आदिल के मुंह से जब ये बात सुनी तो थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत उस काली बिल्ली का हुलिया आदिल से पूछा तो आदिल ने उनको बताया वो पूरी ब्लैक थी और उसकी आंखें लाल थी। इतना सुनते ही मुफ्ती साहब समझ गए। उन्होंने आदिल से कहा, वो बिल्ली नहीं है आदिल, वो एक शैतान जिन है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है और वो किसी का भेजा हुआ जिन है, क्योंकि ऐसे काम जिन अपने मालिक के कहने पर करते हैं। आदिल ये सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर उसने कहा, मुफ्ती साहब मेरे गुलाम जिन ने भी ये बताया था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है और वो इसका पता लगा रहा है। वो सही कर रहा है, वो जल्द बता देगा कि उसका मालिक कौन है। तुम मुझे अपने ख्वाब के बारे में बताओ जो तुमने देखा था। आदिल ने फिर अपना ख्वाब बताया। एक काली बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपने नुकीले दांतों से अटैक किया था। जैसे ही उसने मुझ पर हमला किया मेरी आंख खुल गई थी। आदिल ने कहा, हो सकता है ये ख्वाब इसलिए भी आ गया हो क्योंकि मैं रात को काली बिल्लियों के बारे में ही पढ़ रहा था। मगर मुफ्ती साहब ने उसकी बात से असहमति जताया। नहीं, ये पढ़ने से नहीं है आदिल, इसका मतलब कुछ अलग है। अगर काली बिल्ली अटैक करती है तो इसका मतलब खतरा होता है जो तुम्हारे ऊपर है। फिर उन्होंने ब्लैक कैट के बारे और भी बातें बताई, जिसको सुनकर आदिल को यकीन हो गया कि जो उसने इंटरनेट पर पढ़ा था वो वाकई में सच था। 2 नमूने तो उसने अपनी आंखों के सामने ही देख लिए थे। मुफ्ती साहब ने उससे पूछा, तुमने क्या सोचा? तुम मुझे कुछ बताने वाले थे आदिल। आदिल ने भी अब तक सब सच मुफ्ती साहब को बताने का बना लिया था। उसने कहा, हाँ मुफ्ती साहब, मैं वही बात बताने के लिए आपके पास आया था। आदिल बताने ही जा रहा था कि अचानक से उसे और मुफ्ती साहब को लगा कि ज़मीन हिल रही है। आदिल ने चिल्लाते हुए कहा, मुफ्ती साहब प्लीज़ जल्दी से बाहर चलें, अर्थक्वेक आ रहा है। दोनों बाहर निकल आए। मदरसे के सारे लोग बाहर आ चुके थे। कुछ बच्चे तो रोने लगे। सभी लोग कुछ देर बाहर ही खड़े रहे। मुफ्ती साहब अपने सारे खादिमों को इंस्ट्रक्शन देने लगे। उन्होंने आदिल से कहा, तुम अभी घर जाओ, मैं तुमसे मिलता हूँ। आदिल भी हर गया था। वो तुरंत मदरसे से बाहर आया, लेकिन उसका ड्राइवर पार्किंग एरिया में आराम से खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपने ड्राइवर से कहा, अर्थक्वेक आया था, किसी को भूकंप का नहीं पता था। समायरा ने कहा, जब आया ही नहीं तो महसूस कैसे होगा कि अर्थक्वेक था? हो सकता है आपको लगा हो। आदिल ने अपनी बात को और पुख्ता तरीके से रखा, नहीं, ऐसे थोड़ी ना लग जाएगा। पूरी मदरसे की बिल्डिंग हिल गई थी और हम बाहर निकल गए थे। आदिल की बात सुनकर वो लोग भी सोचने लगे। फिर बिना कुछ बोले सब अपने अपने काम में लग गए। आदिल भी चुपचाप अपने कमरे में आ गया। उसके माइंड में बस यही चल रहा था कि ये कैसे मुमकिन है, एक सिर्फ मदरसे में ही अर्थक्वेक आया। ऐसा तो नहीं होता है। अगर भूकंप आता है तो एक पूरे एरिया में आता है, ना कि सिर्फ एक छोटी सी जगह पर। तभी उसकी लाल नग की अंगूठी चमकने लगी और उसके अंदर आग की लहरें उठने लगी। कुछ ही देर में हर तरफ अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में सफ़ेद धुआं सा उठते हुए आदिल ने देखा। वो बेतुलहम जिन था। वो आदिल के सामने आया। उसको देखते ही आदिल ने उसको सलाम किया। बेतुलहम जिन ने आदिल से कहा, आदिल, मैंने तुम्हें मना किया था, हमारी मुलाकात का जिक्र तुम कहीं नहीं करोगे, किसी से नहीं करोगे। फिर
भी आज वो बात भूलकर तुम मुफ्ती साहब को बताने जा रहे थे। अब आदिल समझ गया कि जमीन सिर्फ उसी जगह पर क्यों हिली थी। वो भूकंप नहीं था बल्कि बेतुलहम जिन की हरकत थी। वो नहीं चाहते थे कि आदिल मुफ्ती साहब को कुछ बताए। आदिल ने बेतुलहम जिन से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं आपके बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करूंगा। एक लंबी खामोशी के बाद और आदिल के पश्चाताप में सच्चाई भोंकने के बाद बेतुलहम जिन ने उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया। फिर आगे बोला, तुम्हारी जेब में जो हीरा है बहुत कीमती है, इससे तुमको कई राज जानने में मदद मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद से अपने रास्ते बनाने होंगे। आगे का रास्ता दुश्वारी से भरा है आदिल, लेकिन तुम्हें कामयाब होना है। तुम्हारी कामयाबी से दो दुनिया को फ़ायदा होगा। तुम सब की नज़रों में ऊंचे बन जाओगे। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। बेतुलहम जिन के ये आखिरी कुछ शब्द थे। वो गायब हुआ और धुआं छंटने लगा। फिर पूरे घर की लाइट भी आ गई। आदिल ने अपने आप से कहा, मैं गलती कर रहा था मुफ्ती साहब को बताकर। हो सकता है अगर मैंने उनको ये बात बता दी होती तो कुछ गलत हो जाता। उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी। उसने अपनी मॉम की हीरे की अंगूठी अपनी पॉकेट से निकाली जो उनके ज्वेलरी बॉक्स से आदिल ने निकाली थी। आदिल अपना दिमाग दौड़ाने लगा, ये अंगूठी अगर इतनी स्पेशल है तो ये मॉम के पास कैसे आई? इसका और जो राज जो बेतुलहम जिन ने बताया है का संबंध क्या हो सकता है? आदिल रिंग लेकर राधा आंटी के पास गया। ये रिंग मॉम की है, किसने दी थी उनको? राधा आंटी ने पलटकर पहले आदिल और फिर उस रिंग को गौर से देखा। जहां तक मुझे याद आ रहा है, बड़े साहब ने अंगूठी बड़ी मालकिन को तोहफे में दी थी। उस दिन उनका जन्मदिन था। हाँ मुझे याद है, उनके जन्मदिन पर ही बड़े मालिक ये लेकर आए थे और सबके सामने उन्होंने ये अंगूठी बड़ी मालकिन को बड़े प्यार से पहनाई थी। वही मालकिन ने मुझे बताया था कि इस अंगूठी में लगा हीरा दुनिया में ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये काफ़ी स्पेशल है। वो काफ़ी खुश थीं इस अंगूठी को पाकर। फिर राधा आंटी ने मुस्कुराते हुए आदिल से पूछा, क्या तुम ये अंगूठी कायनात को देने वाले हो? और बिना उसके जवाब का इंतज़ार किए आगे बोली, हाँ उसी को पहनाना, वो है भी इतनी खास, मुझे तो उसमें मालकिन की झलक आती है। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगी। आदिल वापस कमरे में आ गया। उसने तुरंत अनुज की कॉल किया और कहा, स्टोन एंड डायमंड रिसर्च टीम से किसी को मेरे घर अभी भेजो, मुझे काम है। थोड़ी ही देर में टीम आदिल के घर आ गई। आदिल उनको अंगूठी दिखाकर उसमें लगे डायमंड के बारे में पूछा। टीम का जौहरी उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, सर ये डायमंड तो काफ़ी स्पेशल है। इसके कट्स बता रहे हैं, मेरे नॉलेज के हिसाब से इस तरह के डायमंड अभी दुनिया में सिर्फ 4 है जो इस कट्स के साथ तैयार किए गए थे। 2 का तो पता नहीं, लेकिन एक स्वीडन की रानी के पास ऐसा ही डायमंड है और दूसरा आपके हाथ में है। आदिल उसकी बात सुनकर खुश हो गया। फिर बताया, ये मेरी मॉम की रिंग है, बैन ने उनको गिफ्ट की थी। थोड़ी देर बाद टीम चली गई। आदिल को ये विश्वास हो गया कि ये डायमंड खास है और इसके पीछे भी कोई ऐसा रहस्य है जो उसे बेपर्दा करना है। आदिल अंगूठी को अपने पास ही रख लेता है। तभी उसका गुलाम जिन हाजिर हो गया, जो आदिल को उसका पीछा करने वाले के बारे में बताने आया था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जैसे ही डोर नॉक हुआ, गुलाम जिन गायब हो गया। बाहर समायरा थी। वो कमरे में दाखिल हुई और इधर उधर देखने लगी। आदिल उसे इधर उधर शक की नज़रों से देखते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या देख रही हो? भाई आपके कमरे से आवाज़ आ रही थी। आपके रूम में अभी कोई था क्या? समायरा ने असमंजस में पूछा। नहीं तो, आदिल ने तुरंत साकाई दी। नहीं, मैंने सुना कोई बात कर रहा था आपसे। समायरा ने उसकी बात पर अविश्वास जताते हुए कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम यहाँ हो, शोएब अभी आया नहीं है तो मैं किससे बात करूँगा? आदिल ने समायरा का शक दूर करने की कोशिश की, मगर वो खुद थोड़ा सा घबरा गया था। फिर बनावटी हंसी के साथ बोला, समझा, अरे मैं फ़ोन पर बात कर रहा था। आप फ़ोन पर बात कैसे कर सकते हैं भाई? क्यों नहीं कर सकता? आदिल ने डीठ बनकर समायरा से सवाल किया। क्योंकि आपका फ़ोन मेरे हाथ में है। समायरा ने तुरंत फ़ोन दिखाते हुए आदिल को चुप कर दिया। जब आदिल ने देखा कि फ़ोन समायरा के पास ही था तो वो हड़बड़ा सा गया। माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। अरे यार, तुम वहमी होती जा रही हो, ज़्यादा पढ़ाई कर रही हो इसलिए। आदिल ने समायरा के पास जाकर उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे समझाने की कोशिश की। भाई मैं आपका मोबाइल ही देने आई थी क्योंकि आप नीचे हॉल में अपना फ़ोन भूल गए थे और ओम भाई का कॉल आ रहा था। समायरा ने आदिल को शक की नज़र से देखते हुए कहा। फिर उसने चिंता जताई, आदिल भाई आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ परेशानी तो नहीं? हालांकि फिलहाल दोनों ही बेखबर थे कि आदिल के कमरे के बाहर आसमान में बादलों की आंखें बनी हुई
थी जैसे वो आंखें आदिल पर ही नजर रखे हुए हैं। क्या शैतान दोबारा दोनों भाई बहन पे हमला करने वाला है, या ये सिर्फ नजर रखेगा? क्या मोड़ लेगी ये कहानी आगे? जानने के लिए सुनते रहिए CH42A42। वुडन बॉक्स भी सजीव है, निर्जीव नहीं। अरे भाई, आपको स्वेटिंग हो रही है? मैं एस बड़ी ई तेज कर देती हूँ और आपकी फेवरेट कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। बोलने के साथ उसने एस बड़ी ई का रिमोट हाथ में लिया और टेम्परेचर कम कर दिया, फिर कॉफ़ी बनाने चली गई। उसके जाने के बाद आदिल के मुंह से उफ निकला, आज तो पकड़े जाने वाले थे। मुझे ध्यान रखना होगा, अगर मैं कुछ करूँ तो दरवाज़ा जरूर से बंद रखें। मुझे बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इस बार तो बच गए। आदिल ने खुद को डांटा भी और समझाया भी, कहीं दोबारा गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उसने अपने गुलाम जिनको नहीं बुलाया और सब बुलाने की कोशिश में ओम को कॉल बैंक किया। उधर से ओम की आवाज़ आए। उसकी आवाज़ सुनवल आदिल मुस्कुरा दिया। कहाँ गायब थे मेरे उजड़े हुए आशिक? आदिल ने वही सवाल उससे पूछा कि वो कहाँ पर है, तो ओम ने जवाब दिया, बस तुम्हारे दिल में बसे हुए हैं। और कहाँ जाएंगे मेरे बार? तभी आदिल को बाहर आवाज़ सी लगी, जैसे कोई आ रहा है। आदिल ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ओम खड़ा था। आदिल उसको देखकर हंसने लगा, फिर तुरंत उसे गले लगा लिया। यार, काफ़ी दिन लगा दिया तुमने। क्या करूं, घर पेट भी तो पालना है, काम धंधा भी तो देखना है ना मेरे भाई, तेरी तरह रईस जो नहीं हूं। तो आदिल ने उसको हल्का सा प्यार भरा पंच मारा। तभी समायरा की आवाज़ आई, आज जाऊं अंदर? आदिल ने समायरा को प्यार से झिड़कते हुए कहा, आज इजाज़त ले रही हो? इससे पहले तो नहीं ली कभी। समायरा ने कॉफ़ी के मग दोनों के हाथों में थमाते हुए कहा, बस ऐसे ही सोचा बड़ों के रूम में नॉक करके जाना चाहिए, क्या मालूम? बोलते हुए उसने शरारती नज़रों से आदिल को देखा। आदिल समायरा का इशारा समझ चुप हो गया और ओम उसकी बात से इम्प्रेस हो गया। लड़की अब बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, समझदार होती जा रही है। हाँ, लेकिन आप लोग तो मुझे छोटा ही समझेंगे। उसने जाते जाते अपना दुख जताया। आदिल भाई, स्कूल में मीटिंग है, कल आ जाना टाइम पर। आदिल को वो मीटिंग का टाइम बताकर चली गई। अब दोनों दोस्त गपशप में लग गए। ओम ने कहा, अब बताओ क्या बात हुई, मुझे सब बताओ। मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में? रात के 9:05 तो आदिल ने उसे बताना शुरू किया। पहले उसने अयाना वाली बात बताई। ओम सारी बात सुनकर सोच में पड़ गया। मतलब हमने उसे गलत समझा थी? आदिल ने सहमति जताई। शायद क्योंकि वो अपनी जगह ठीक थी। उसने हमारे साथ जो किया वो गलत था। अब मैंने उसे माफ़ कर दिया है और उसकी मदद के लिए भी उससे कहा है। इसके बाद आदिल ने ओम को जैस्मिन वाली बात बताई। इस पर ओम तो ठहाके मार मार कर हंसने लगा। वो ऐसा हंस रहा था कि उसके पेट में दर्द होने लगा। आदिल, तुम ऐसा भी कर सकते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम और लड़की की बाहों में। इतना कहकर वो फिर हंसने लगा। आदिल बेचारा झेप रहा था, लेकिन उसने जब ये बताया कि इस गलती की वजह से उसने कायनात को कितना कुछ कहा, तो बताते हुए खुद ही रुआसा हो गया। ओम ने आदिल को संभाला। कोई नहीं यार, तुमको तो पता ही नहीं था कि तुम क्या बोल रहे हो। अगर तुम होश में होते तो ऐसा कभी नहीं करते, ना कभी ऐसा करने की सोचते। ओम ने आदिल को समझाया। वो बली गई है, लंदन में भी नहीं है, वो किसी दूसरी कंट्री चली गई है। जब आदिल ने ओम को ये बताया तब भी ओम ने लापरवाही के साथ कहा, अरे यार, मिल जाएगी, दुनिया बहुत छोटी है, यूरोप के किसी देश में होगी, तुम परेशान ना हो। उसको सर्च करने की जिम्मेदारी अब मेरी है, मैं उसको तुम्हारे पास लेकर आऊँगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो। और इस बात की फिक्र करना छोड़ दो कि वो तुमको छोड़कर चली गई है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उसको जब मैं सच्चाई बताऊंगा तो वो समझ जाएगी। उधर कमरे के बाहर बादल घने होते जा रहे थे और नज़रें भी पैनी हो गई थी। ये उसी तरह से था जैसे समायरा ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन जादिल और ओम दोनों ही इस बात से अनजान थे। दोनों बातें करते करते खाना खाया और सो गए। आदिल गहरी नींद में था, लेकिन उसे दोबारा वैसा ही सवाब आया जैसे उसे एक दिन पहले आया था। आदिल उसी जगह पर है, लेकिन इस बार नहर के पानी का रंग बदल चुका है और उसमें उसे मछलियां भी नजर नहीं आ रही है। आदिल को उस वक्त कोई भी नजर नहीं आ रहा। फिर उसे एक छोटा बच्चा खेलता हुआ दिखाई दिया, जो इस बार कोई दूसरा गेम खेल रहा था। वो गेम आदिल को जाना पहचाना लगा। वो स्कूल टाइम में अक्सर अपने दोस्तों के साथ वही गेम खेलता था। एक बॉल से वो बच्चा छोटे छोटे पत्थरों को गिराने की कोशिश में लगा हुआ था। आदिल उससे कहता है कि भी ये गेम खेलना चाहता है, लेकिन पिछली बार की तरह ही बच्चा कुछ नहीं बोलता और खोलने में भगन रहता है। दूर से कुछ औरतें आती दिखी आदिल रायाब में सोचने लगा,
जाकर इनसे मिलना चाहिए। वो उनके पास गया और उनसे बात करने की कोशिश करने लगा। ये औरतें आदिल को पहचानने की कोशिश करने लगी। तभी उनमें से एक औरत चिल्लाकर बोली, वो आ गया जिसके बारे में हमें बताया गया था। बाकी औरतें भी आदिल को देखकर खुश होने लगी। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छाने लगे। उन बादलों से तीरों की बौछार होने लगी। कुछ तीर चरते हुए जानवरों को लग गए, जिससे वो मरने लगे। आदिल ने फिर देखा कि तीर उन औरतों को भी लगे हैं। वो ख्वाब में परेशान होने लगा। फिर उसे अपनी शक्ति याद आई। उसने तुरंत अपना हाथ ऊपर किया, जिसकी वजह से उसकी अंगूठी से एक रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी की परत पूरे गांव पर चढ़ने लगी। तौर उस परत से टकराकर बाहर ही गिरने लगे। गांव के अंदर नहीं आ पाए। थोड़ी देर में आसमान भी साफ हो गया। गांव के लोग आदिल को गोद में उठाकर जन मनाने लगे। इस बार भी पीछे से उसे अपने डैड की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहे थे, ये मेरा बेटा है, यही सबको आज़ाद करेगा। आवाज़ सुन आदिल अपने डैड को देखने के लिए पीछे मुड़ता है कि उसकी आंख खुल जाती है। इस बार भी वो पसीने से नहाया हुआ था और उसके हाथ पर हल्का सा खून था, लेकिन ये खून उसका नहीं था। उधर उसके कमरे के अलमारी में रखे वुडन बॉक्स के अंदर से दो आंखें आदिल को देख रही थी। आदिल को इस बात का ज़रा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो बॉक्स जिंदा है। उसकी आंखें हैं, जी हर चीज़ देख सकती है। आदिल उठता है और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर बैंडेज उस खून वाली जगह पर लगा लेता है। उसे कटे के निशान पर हल्की सी जलन का एहसास ही रहा था, जैसे चाकू से कट जाने से अक्सर होने लगता है। लेकिन ये कट कब गया, ये आदिल को समझ में नहीं आया। फिर वो अपने ख्वाब के बारे में सोचने लगा। ये कैसा ख्वाब था जो पीछे से आवाज़ आई वो हेड की थी। बड़ा अजीब ख्वाब था। ये सोचते सोचते वो शावर लेने चला गया, क्योंकि आदिल पसीने से भीगा हुआ था। शावर लेने के बाद उसे फिश फील हुआ। उसने अपने आप से कहा, उसके साथ एक के बाद एक चीज़ें हो रही है, जिसकी कड़ियों को वो जोड़ नहीं पा रहा, और वो डैड को भी काफ़ी याद कर रहा है। शायद इसी वजह से उसे ऐसा ख्वाब आया। उसे अपना ख्वाब याद आया जब सपने में तीर से एक औरत घायल हो गई तो उसने उसे उठाकर पेड़ के नीचे लिटा दिया था। तभी उसके हाथ पर खून लगा था, लेकिन वो तो सवाब था और ये हकीकत। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जो सपने में देख रहा हूँ वो असल जिंदगी में भी मेरे साथ हो रहा है। आदिल बस इसी कश्मकश में बैठा हुआ था। उसे इन सब बातों से बेचैनी हो रही थी। तभी ओम की नींद भी हल्की से खुली। वो आदिल को इस तरह से बैठे हुए देखता है तो वो भी उठ जाता है। ओम आदिल से आधी नींद में ही पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो। आदिल उसे अपने सपने के बारे में बता देता है और चोट के निशान को दिखाता है। ओम जब खून देखता है और आदिल की बात सुनता है तो उसकी नींद खुल जाती है। ओम आदिल से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड किसी बात को लेकर परेशान हैं और तुम्हें कुछ बताना चाह रहे हैं। मैंने सुना है अगर मृत लोग कुछ बताना चाहते हैं तो वो इसी तरह से कुछ निशान छोड़ते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इसी तरह का जिक्र है। मेरे पहचान में एक ज्योतिष है, काफ़ी पहुँचे हुए हैं, ज़्यादा किसी से मिलते नहीं है, लेकिन ज्ञानी है। मैं तुमको उनके पास लेकर चलता हूँ, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर सके। आदिल उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। एक तरफ आदिल की रात आंखों में गुजर जाती है, वहीं ओम दोबारा सो जाता है। सुबह आदिल जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है, जब अचानक से उसे सीढ़ियों पर ही एक सौन नजर आने लगता है, जैसे उससे पहले दिखाई देता था। उसे मालूम है कि ये सब उसे किसी तरफ इशारा करता है और इसीलिए उसे दिखता भी है, जो वाकई में ठीक उसी समय कहीं ना कहीं घटित हो रहा होता है। आदिल को उसकी पावर की वजह से दिखता था। इस बार उसे डैड का रूम नजर आ रहा है। वो जगह देखकर समझ गया कि ये उसके पिता का कमरा है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा है जो उसने पहले कभी देखा नहीं था। वहां पर सीढ़ियां दिख रही थी जो कहीं जा रही थी। उन सीढ़ियों पर कोई रोशनी कर रहा था, लेकिन कौन। कुछ ही सेकंड में वो सीन गायब हो गया और सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया। आदिल भागते हुए अपने हेड के रूम में जाता है, लेकिन वहां उसे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। उसे उनके कमरे में सीढ़ियां दिखाई देती है, लेकिन ना तो वो कहीं जा रही थी और ना ही उन पर कोई रोशनी कर रहा था। हताश आदिल वहीं बैठ गया और सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा, कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं। क्यों एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन क्लू किसी का नहीं मिल रहा। कहीं ये सब एक दूसरे से मिली हुई जरूर है। मुझे ही बस वो सिरा नहीं नजर आ रहा। क्या करूं कि वो सिरा दिखाई दे जाए, जिससे सारी घटनाएं सामने आ जाए, सब राज पता चल जाए। आदिल के सपने बढ़ते जा रहे हैं और हादसे भी। क्या अब उसकी हताशा का जवाब मिलेगा? क्या अब उसे खोया हुआ सिर मिलेगा? आखिर कब
बताएगा बेतलहम जिन की आदिल को नई जिंदगी देने के पीछे वजह क्या है, क्यों उसके पिता बार बार उसे पुकार रहे हैं, क्या वो ज्योतिषी आदिल की मदद कर सकेगा। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया। CH43A43 समायरा पर जादू। आदिल समायरा के स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में आया होता है, जहां पर समायरा की क्लास टीचर उसे समायरा के बारे में कुछ ऐसा बताती है जिससे उसको तकलीफ होती है, लेकिन उससे ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। आदिल समायरा की टीचर से कहता है कि वो उसको डॉक्टर को दिखाएगा, वो टीचर से बात करके, और समायरा से मिलकर स्कूल से वापस आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बस टीचर की बताई हुई बातें ही घूम रही होती हैं। वो शोएब को कॉल करता है। हाँ भाई बताएं। शोएब ने आदिल का फ़ोन उठाते ही कहा, शोएब तुम अभी कहाँ हो? भाई मैं तो घर पर ही हूँ, इंट्रेंस एग्जाम के लिए बस पढ़ाई ही कर रहा हूँ। आप बताएं। ठीक है तुम कुछ देर के बाद ऑफिस आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है भाई मैं आ जाता हूँ। इतना कह उसने फ़ोन रखा दिया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। आज भाई ने अचानक से ऑफिस क्यों बुला लिया? शायद कोई ज़रूरी काम होगा, शोएब मन ही मन सोच रहा होता है। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आदिल भी ऑफिस पहुंच चुका होता है। वो अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है और अनुज से मीटिंग की सारी डिटेल लेता है, मगर आदिल उसकी बातें सुनकर भी नहीं सुन रहा होता। उसका पूरा ध्यान समायरा पर लगा होता है। अनुज समझ जाता है कि आदिल किसी गहरी सोच में है और वो उसकी बात को नहीं सुन रहा है। वो आदिल के सामने पानी का मलास सामान्य रख देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने के लिए कहता है। आदिल सर प्लीज़ आप बैठ जाएं। जब अनुज उसको ये बात बोलता है तब वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है। अनुज उसको पानी देता है। सर आप पानी पीजिए, रिलैक्स हो जाए। तो इस पर आदिल उसे थैंक्स कहता है। सॉरी अनुज मैं कहीं और था, तुमने जो भी बताया मैंने कुछ सुना नहीं। कोई बात नहीं सर, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, लेकिन आप थोड़े रिलैक्स करें। इतनी देर में शोएब आदिल के केबिन में आ जाता है। यो आदिल को देखकर बोलता है, भाई एवरीथिंग इज ओके। तो आदिल उसे बैठने के लिए बोलता है। अनुज माहौल देखकर बाहर निकल जाता है। शोएब कहता है, आदिल भाई क्या हुआ, आपने ऑफिस बुला लिया, कोई खास बात? तो इस पर आदिल कहता है, हाँ बहुत ही ज़्यादा खास बात है, समायरा को लेकर। क्या हुआ? आप तो उसके स्कूल गए थे, टीचर ने कुछ शिकायत लगाई है क्या उसकी? शोएब के इस सवाल पर आदिल बोला नहीं, बात कुछ है। फिर आदिल उसे समायरा की क्लास टीचर ने जो भी बात बताई थी वो बताता है। जैसे जैसे आदिल उसको बता रहा होता है, शोएब के माथे पर भी चिंता की लकीरें आने लगती हैं। ये कैसे हो सकता है भाई, वो तो हमारे साथ ही हमेशा रहती है, हम लोगों ने तो कभी उसको ऐसा करते नहीं देखा। अगर वो ऐसा करती है तो हमें सबसे पहले दिखना चाहिए था, क्योंकि मैं ही उसको हर वक्त टीच करता रहा हूँ, मेरे सामने तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। शोएब परेशान होकर आदिल से कहता है। तो आदिल भी यही बात बोलता है, तुम सही कह रहे हो, मैंने भी उसकी आंखें लाल होते कभी नहीं देखी है। अगर उसकी क्लास टीचर बोल रही है तो हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो, हमें इस बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं भाई, लेकिन अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? समायरा को एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं है या न्यूरोलॉजिस्ट की दिखाना चाहिए? हमें उसको एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तुम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो, फिर समायरा को उनको दिखाते हैं। आदिल ने शोएब से कहा, हाँ भाई ठीक है मैं अभी लेता हूँ। फिर वो केबिन से निकलने लगता है और मुस्कुरा कर बोलता है, भाई अपनी बहन शेरनी है, उसको कुछ होने वाला नहीं है, आप परेशान ना हो। तो आदिल उसको देखकर मुस्कुरा देता है। शोएब की बात सुनकर आदिल को थोड़ी सी राहत मिलती है। आदिल काम कर रहा होता है, तभी ओम का कॉल आता है। आदिल उसका फ़ोन रिसीव करके कहता है, क्या हुआ, उन्होंने मिलने का टाइम दिया? उधर से ओम बोलता है, हाँ दे दिया, शाम को बुलाया है। ठीक है तुम होटल ही आ जाना, मैं वहीं रहूँगा। फिर वहीं से उनके पास चलते हैं। आदिल प्लान बनाकर फ़ोन रख देता है, लेकिन इस बार आदिल को काफ़ी सिक्योरिटी के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि पिछली बार की तरह कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वैसे नॉर्मली आदिल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ नहीं जाता था, लेकिन उसे कंपनी के रूल्स मानने पड़ रहे थे। वो सिक्योरिटी गार्ड से घिरा हुआ चल रहा था। डेलीगेशन आदिल की कंपनी के नए प्रोडक्ट को यूरोप में लॉन्च करने की तैयारी के सिलसिले में आया हुआ था। आदित्य शहर के एक 5 स्टार होटल में था। आदिल सभी के साथ लंच कर ही रहा था कि उसकी नज़र अचानक से किसी पर गई और वो लंच करते रुक गया। उसने मन में कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो दोबारा सबसे बात करने लगा, लेकिन उसे फिर से एक लड़की नजर आई जो उसे कायनात की तरह ही लगी, लेकिन उसको लगा कि ये उसका वहम है। कायनात यहाँ कैसे हो सकती है? आदिल फिर से बिजी हो गया।
डेलीगेशन के साथ काफ़ी टाइम बिताने के बाद वो अपनी टीम के साथ बात करने लगा, लेकिन उसे दोबारा कायनात नजर आई, और इस बार उसे वहम नहीं सच में दिखाई दे रही थी। वो साड़ी पहने हुई थी और बेपनाह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कायनात उससे बचने की कोशिश करने लगी। आदिल उसके पीछे गया, लेकिन आदिल के सिक्योरिटी गार्ड उसे तेजी के साथ नहीं चलने दे रहे थे। उसने कामनाथ को आवाज़ लगाई, लेकिन कायनात तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए होटल से बाहर निकल गई और कार में जा बैठी। जब तक आदिल बाहर पहुंचा, वो जा चुकी थी। इतनी देर में ओम भी आ गया और उसे ऐसे खड़े हुए देखकर उससे पूछता है, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? चलो अंदर चले। आदिल बोला। कायनात थी अभी? उसने उसे जाते हुए देखा। कायनात हाँ, वो आई थी। ओम ने बेपरवाही से कहा। क्या तुमको पता था? आदिल ने उससे हैरान होकर कहा। हाँ मुझे पता था, लेकिन वो यहाँ काम से आई थी, वो अभी चली भी जाएगी। आदिल ने ओम को घूरते हुए देखा। इतनी देर में अनुज आदिल के पास आ गया। सर, सब आपका वेट कर रहे हैं। हाँ चलो। वो ओम को घूरते हुए ही चल रहा था, जैसे उस पर अभी अटैक कर देगा, और ओम मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे पता था आदिल कितना गुस्सा हो रहा है। ओम कहता है, तुम अपना काम देखो, तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ, भूख सी लग रही है। तो आदिल गुस्से में कहता है, मेरा दिल जलाकर तुमको भूख लग रही है, जाओ अपनी भूख मिटाओ। भूख कर। इतना कहकर आदिल अनुज के साथ चला गया, और ओम वहीं उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद आदिल तुरंत ओम के पास आता है। वो गुस्से भरी आंखों के साथ कहता, चली तो तुम? ओम को लग गया था आज तो आदिल उसकी चटनी बनाने वाला है। ओम चुपचाप उठा और आदिल के साथ चल दिया। ओम ने रुककर अनुज को बुलाया और कहा, मैं ओम के साथ ही जा रहा हूं। उसने अपने साथ सिक्योरिटी को साथ चलने से मना कर दिया था, लेकिन वो नहीं माने और आदिल के साथ ही दूसरी कार में पीछे पीछे आने लगे। आदिल ने अब ओम से घूरते हुए पूछा, जब तुमको पता था कि कायनात यहाँ आई हुई है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आदिल ओम पर गुस्सा हो रहा था, तो ओम ने कहा, मेरे भाई रुक जा, मुझे एक्सप्लेन तो करने दे। आदिल मुंह फुलाकर बैठ गया। ओम ने फिर आदिल को बताया, उसको भी नहीं मालूम था कि कायनात यहाँ आई हुई है। वो तो मैं अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए एयरपोर्ट गया था, तो मुझे वो अचानक से मिल गई। वो तो मुझसे भी बात नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उससे बात की, लेकिन वो तुमसे रिलेटेड बात नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने उससे यहाँ अचानक आने का रीजन पूछा, तो उसने बताया उसकी कंपनी ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है जो वो देख रही है। उसी के प्रमोशन के सिलसिले में उसे यहाँ आना पड़ा। ओम की बात सुनते सुनते आदिल घोड़ा नॉर्मल हो चुका था। कौन सा ब्रांड लॉन्च किया है? शायद क्लोदिक ब्रांड है। उसने फ्रांस में स्टार्ट किया है। मतलब कि वो अब ठीक है और फ्रांस में है। तुमने उसका वहाँ का नंबर तो ले लिया होगा? तो इस पर ओम ने कहा, हाँ लिया तो है, लेकिन मैं ऐसे तो दूंगा नहीं तुमको। तो कैसे दोगे मेरे भाई? इस पर ओम चालाकी से कहता है, सौदा करना होगा मेरे साथ। बोलो क्या चाहिए? मुझे तुम नया फ़ोन दिला दो ना, अभी लॉन्च हुआ है। गरीब पर थोड़ा रहम करो। ओम ने थोड़ा फनी टोन में कहा, ले लो भाई, अभी जाकर ले लो, लेकिन नंबर तो दे दो। हाँ ले लो मजेनू मियाँ। थोड़ी ही देर में ओम और आदिल जातिश के घर पहुंच चुके थे। वहां आदिल ने जैसे ही कदम रखा, उसे अजीब सा लगा। फिर वो एक कमरे में जाकर बैठ गए और पंडित जी का वेट करने लगे। थोड़ी ही देर में एक शख्स कमरे में आता है जो कॉफी स्मार्ट से दिख रहे थे। आदिल ने ओम से हल्के से कहा, मैं तो सोच रहा था पंडित जी धोती कुर्ते में होंगे, लेकिन ये तो पेंट शर्ट में है। पंडित जी ने आदिल की बात सुन ली और कहने लगेंगे, बेटा कपड़ों से इंसान को जज नहीं किया जा सकता है। उनकी ये बात सुनकर आदिल चुप हो गया। इतने में ओम बोल उठा, पंडित जी ये मेरा दोस्त आदिल है। हाँ मैं इनको जानता हूँ, सत्तार ग्रुप के मालिक है। मैं इनके पिता को भी जानता था। उनकी ये बात सुनकर आदिल और ओम दोनों ही सत्र हो जाते हैं। आदिल उनसे कहता है, पंडित जी आप मेरे डैड को कैसे जानते थे? पंडित जी मुस्कुराए, ये बात बताने वाली नहीं है कि मैं उनको कैसे जानता था। तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ। पंडित जी ओम को बाहर जाने के लिए इशारा करते हैं। ओम उठकर बाहर चला जाता है। वो आदिल को गौर से देख रहे होते हैं। तुम अपने पिता पर गए हो जब वो भी यंग थे, कुछ कुछ शक्ल तुमसे मिलती थी उनकी। आदिल हैरानी से बोला पड़ा, आप हैद को तब से जानते थे? हाँ, जब वो युवा था तब से ही जानता था। फिर वो आदिल को एक दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं। वो कमरा छोटा सा होता है। पंडित जी उसे एक चेयर पर बैठा देते हैं और कहते हैं, तुम अब अपने सपने के बारे में सोचो जो तुमको दिखाई दे रहे हैं। आदिल वैसा ही करता है और उन ख्वाब के बारे में सोचने लगता है। पंडित जी अपनी आंखें बंद किए होते हैं। आदिल अपने दिमाग में सब कुछ देख रहा होता है जो उसने ख्वाब में देखा होता है।
तभी अचानक से पंडित जी उसे आवाज लगाते हैं, बेटा अपनी आंखें खोलो। आदिल तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। पंडित जी के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई होती है। आदिल उनको देखकर परेशान हो जाता है। पंडित जी आप ठीक तो है ना? आदिल जो तुमने देखा वो सपना नहीं था क्या? आदिल के मुंह से अचानक से निकलता है, रावाब नहीं था? मतलब क्या? मुझे समझ नहीं आया। पंडित जी वो दोबारा कहते हैं जो तुमने देखा वो सपना नहीं हकीकत था। आदिल उनकी बात सुनकर हिल जाता है। आदिल का वो ख्वाब सपना ना होकर हकीकत था। आखिर आदिल के साथ ये कैसी घटना हुई, क्यों हुई? अगले एपिसोड में पता करें कि वो ज्योतिष आदिल को और क्या बताता है और आदिल को अब क्या नए राज पता चलते हैं। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया। CH44 AP44 समायरा का इलाज। आदिल ज्योतिष के घर ओम के साथ आ गया था। आदिल ने पंडित जी के आउटफिट को देखकर कहा ये तो लग ही नहीं रहे हैं कि ये ज्योतिष हैं। तो आदिल की इस बात पर पंडित जी कहते हैं, बेटा कभी किसी के कब्जों से उसे जज नहीं करना चाहिए। ज्योतिष आदिल के हैत को उनकी जवानी के समय से जानते थे। जब आदिल ने ओ के मुंह से ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया। ओम को पंडित जी बाहर जाने को बोल देते हैं और आदिल को एक रूम में ले जाते हैं। वी काफी छोटा होता और वहां पर आदिल से उससे उसके सपने के बारे में पूछते हैं। वो आदिल से कहते हैं आंखें बंद कर लो और जो भी सपने में देखा था उसे याद करो। आदिल वैसे ही करता है। ज्योतिष खुद भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे जैसे आदिल अपना सपना याद कर रहा होता है उन ज्योतिष के माथे पर पसीना आने लगता है। वो फिर अचानक से आदिल से आंखें खोलने को लिए कहते हैं। उनकी बात मानकर आदिल तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। पंडित जी आदिल से कहते हैं जो भी तुमने सपने में देखा वी ख्याब ना होकर वास्तविक था। आदिल को उनकी बात समझ में नहीं आई। वो दोबारा उनसे बात पूछता। ज्योतिष बताते हैं आदिल जो भी तुमने देखा वो सपना नहीं था। तुम असलियत में उस स्थान पर थे लेकिन तुम अपने सपने के जरिए गए। आदिल उनकी बात गौर से सुनते जा रहा था। उन्होंने कहा बेटा तुमने जो सपना देखा था उसको तुम्हारे पिता ने ही क्रिएट किया था तुमको वहां पर बुलाने के लिए। आदिल उनकी बात सुनकर चौंक रहा था। मेरे डैड ने? लेकिन वो इस दुनिया में है ही नहीं। उनकी तो डेथ काफी पहले हो चुकी है। तो इस पर ज्योतिष कहते हैं मुझे यह मामला कुछ और लग रहा है। ये काफी ज्यादा गंभीर है। फिर वो आदिल का हाथ पकड़ते हैं और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ते हैं। थोड़ी देर के बाद वो आदिल से कहते हैं तुम 2 बार मौत के मुंह से वापस आए हो। आदिल उनकी इस बात से चौंक जाता है। वो आगे कहते हैं कुछ ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ जो तुम किसी को बता नहीं सकते लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुमको कोई मकसद दिया गया है जिसको तुम्हें पूरा करना है और इस मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ कई लोग हैं। इसमें तुम्हारे पिता भी शामिल है। आदिल को यकीन नहीं हो रहा था वो ये सब कैसे बोल रहे हैं। ज्योतिष फिर आगे आदिल से कहते हैं तुम्हारे पिता ने मुझे कुछ राज बताए थे। अब लग रहा है वो काम करने का वक्त आ रहा है जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। आदिल हैरान होकर पूछता है कैसा राज? जो मेरे डैड ने आपको बताया था। लेकिन वो कहते हैं तुमको ये वक्त पर ही पता चलेगा। आदिल को बेतलम जिन की बात भी याद आई। उसने भी कुछ ऐसे ही राज के बारे में उससे कहा था। इस पर आदिल कहता है अब मुझे क्या करना है पंडित जी? तो वो कहते हैं अपने आप को मजबूत बनाकर रखना होगा। आने वाला समय कठिन होने वाला है। जो बात ज्योतिष ने आदिल से कही थी वही बात मुफ्ती साहब ने भी आदिल को बोला था। दोनों की बातें सेम थी। आदिल मुफ्ती साहब की बात याद करके सोचने लगा। फिर ज्योतिष ने कहा तुम अपने काम में कामयाब होगे ये बात मुझे पता है। इसमें अपने किसी खास को जरूर शामिल करना उससे तुमको मदद मिलेगी। इतना कहकर वो जमीन से उठ गए और आदिल को लेकर बाहर आ गए। ओम को भी उन्होंने अंदर बुला लिया। ओम ने इशारे करके आदिल से पूछा क्या हुआ तो आदिल ने भी उसको इशारा कर दिया कि बाद में बताते हैं। फिर दोनों ही ने पंडित जी से कुछ देर बाद और उनके घर से निकल आए। आदिल के उनके घर से निकलते ही शोएब का कॉल आ गया। आदिल ने तुरंत कॉल रिसीव की। शोएब ने कहा भाई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल गया है और उन्होंने समायरा को आज ही बुलाया है। तो इस पर आदिल कहता है ठीक है मैं घर आ रहा हूं। तुम समायरा को वहां जाने के लिए तैयार करो, उसे समझाओ, तब तक मैं आ जाऊंगा। ओम आदिल से घबरा कर पूछता है समायरा को क्या हुआ। तो इस पर आदिल कार में बैठकर ओम को समायरा की क्लास टीचर की सारे बातें बता देता है। ओम भी टेंशन में आ जाता है। दोनों ही जल्दी से घर पहुंचते हैं और समायरा के कमरे में आ जाते हैं। वहां शोएब समायरा को समझा रहा होता है लेकिन वो किसी भी हालत में जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। फिर आदिल कहता है देखो बेटा एक बार मेरी तसल्ली के लिए चलो, मुझे पता है
तुमको कुछ नहीं हुआ है, बस वो तुम्हारी क्लास टीचर से यही बोलना है कि मेरी बच्ची बिल्कुल सही है, उसे कुछ नहीं हुआ है। मेरे बात मान कर चलो बेटा। आदिल की इन सारी बातों को सुनकर समायरा तैयार हो जाती है जाने के लिए। आदिल और ओम दोनों ही समायरा के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां जाने के बाद डॉक्टर समाप्रा से कुछ सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब भी देती है। कुछ देर तक डॉक्टर उससे सवाल पूछते हैं, फिर वो कुछ टेस्ट कराने के लिए बोल देते हैं। तो इस आदित्य परेशान होकर डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? तो इस पर डॉक्टर कहता है, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन तसल्ली के लिए ये टेस्ट करवा लेते हैं। आदिल उनकी बात मान लेता है। आदिल और ओम दोनों ही समायरा को लेकर घर आ जाते हैं। समायरा काफ़ी डरी हुई थी। ओम ने उसे प्यार से समझाया और उससे बातें निकालने की कोशिश की। ओम समायरा से पूछता है, बेटा तुमको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि जब तुम गुस्सा होती हो तो तुम्हारी आंखें इतनी ज़्यादा लाल क्यों हो जाती है? तो इस पर समायरा ने कहा, ये तो बचपन से हो रहा है मेरे साथ। इस पर आदिल कहता है, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखा कुछ इस तरह से। तो समायरा कहती है, भाई आज तक आपने मुझे नाराज होने दिया है क्या? मैं जो कहती हूँ आप उसे पूरा कर देते हैं, तो कभी आपके सामने इस तरह से कुछ हुआ ही नहीं होगा शायद। और स्कूल में तो अक्सर किसी ना किसी से कोई ना कोई बात हो ही जाती है, और वो मेरी क्लास टीचर काफ़ी पारोयलिटी करती है मेरे और दूसरे बच्चों के साथ, इस वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। तो उन्होंने मेरी आंखों देख ली होगी। आदिल ओम को देखने लगता है। ओम उसे इशारे से कहते हैं, अब कोई सवाल ना पूछो। फिर आदिल कहता है, ठीक है बच्चे, अब तुम आराम करो, हम सुबह बात करते हैं। कल तो संडे है, एक काम करते हैं, हम सब लोग कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए, काफ़ी टाइम भी हो गया है साथ में कहीं घूमे हुए। तो इस पर समायरा कहती हैं, हाँ भाई, बहुत दिन हो गए हैं, मैं मॉर्निंग में आपको बताती हूँ कहाँ चलना है। ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ। इतना बोलकर दोनों ही उसके रूम से बाहर आ जाते हैं। रात हो चुकी थी। आदिल और ओम ने दोनों ने खाना काफ़ी लेट खाया था और दोनों ही समायरा को लेकर टेंशन में थे। ओम ने सब्जेक्ट चेंज करते हुए आदिल से कहा, मैं तुमको तुम्हारी हीर का नंबर दे देता हूँ, जाकर बात कर लो। तो इस पर आदिल कहता है, तुम नंबर तो दे दोगे, लेकिन वो मुझसे बात करेगी ये मुश्किल है। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज है ओम, और किसी हालत में बात नहीं करेगी तो ठीक है ना। अगर वो तुमने बात करने से इनकार कर दे तो तुम उसके पास चले जाओ। तो आदिल कहता है, मैं पेरिस चला जाऊं उससे मिलने के लिए? तो ओम कहता है, हाँ क्यों नहीं, लोग मोहब्बत के लिए क्या क्या नहीं करते, और तुम पेरिस नहीं जा सकते? तो आदिल कहता है, पार ऑफिस का कितना काम है, कैसे जाऊंगा? इस पर ओम अपना माथा पकड़ लेता है, कहता है भगवान, मैं क्या करूं इस लड़के का, ये तो कितना अजीब है। तो इस बात को सुनकर आदिल मुंह बना लेता है, मैं क्या अजीब हूं? आदिल ओम से पूछता है, हो तुम अजीब ही हो, तुमको लगता है कि तुम नॉर्मल हो, तुम मेरे भाई बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। सारी हरकतें तुम्हारी अब नॉर्मल होती हैं। तुमको कहीं जाना नहीं पसंद, घूमना नहीं पसंद, पार्टीज नहीं करते हो और नहीं जाते हो। एक बड़ी मुश्किल से लड़की जो तुमको इतना चाहती है, उससे भी तुम हाथ धोना चाहते हो क्या? आदिल उसकी बातें सुनकर चुप हो जाए क्या ता है। ओम तो आज आदिल को सुनाने के मूड में था, तुमको तो कुछ पंसद ही नहीं है, मुझे देखो मैं कितना मस्ती करता रहता हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो तुम और भी ज़्यादा नीरस हो जाओ। फिर वो अपना फ़ोन देता है, कहता है, कायनात को कॉल करो। आदिल उसका फ़ोन चुपचाप उठा लेता है और नंबर डायल करने लगता है। ओम उसको घूरते हुए कहता है, बाहर जाकर बात करो, मेरे सामने नहीं, मुझे खाना खाने दो। ओ हाँ ठीक है, मैं बाहर ही जाता हूँ। आदिल इतना कहकर बाहर निकल आता है और बड़ी मुश्किल से कायनात का नंबर डायल करता है। फ़ोन की रिंग जा रही होती है और इधर आदिल के हाथ कांप रहे होते हैं। उधर से आवाज़ आती है, क्या हुआ ओम, क्यों फ़ोन किया? पता है ना मुझे किसी से बात नहीं करनी है। तो आदिल हल्के से कायनात का नाम लेता है। उसकी आवाज़ सुनकर कायनात खामोश हो जाती है, फिर रुक कर कहती है, तुम्हें और भी कुछ सुनाना रह गया है क्या जो मुझे तुम कॉल कर रहे हो? ठीक है सुनाओ, क्या और भी सुनाना चाहते हो? मैं भी सुन लूँ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए और क्या क्या बुरी बातें भरी हुई हैं। तो इस पर आदिल कहता है, कायनात प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं उस वक्त होश में नहीं था, प्लीज़ मेरी बात सुनो, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनागी तुमको कुछ समझा में नहीं आएगा। कापनात कहती है, मिस्टर आदिल, आप सही थे, आपने मुझे कभी प्रमोज नहीं किया, मैं ही आपके पीछे थी, और अब हमारे और आपके दरमियान कुछ नहीं है। मेरे
भाई, मेरी शादी दूसरी जगह करवा रहे हैं, इनविटेशन में भेज दूंगी। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है और इधर आदिल के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। ओम भी तब तक बाहर आ चुका होता है। आदिल को जैसे उसकी बात सुनकर कर्क लग गया था। उसने कहा, ओम यो शादी कर रही है? मैं तो तबाह हो गया। आदिल पूछता है, क्या हुआ? उसने घास पर पड़े अपने फ़ोन को उठाते हुए कहा, सही से बोलो। तो आदिल ने कहा, वो किसी दूसरे से शादी कर रही है। आदिल के मुंह से ये बात सुनकर वो भी हिल जाता है। फिर वो कुर्सी पर आदिल को बैठाते हुए बोलता है, ऐसे कैसे कर सकती है वो शादी? उसकी शादी तो तुमसे ही होनी है। मैं तुम दोनों की शादी करवा कर रहूंगा, चाहे उसकी शादी मुझे तुड़वानी क्यों ना पड़े। तुम परेशान बिल्कुल भी ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक कर दूंगा। तुम टेंशन ना लो मेरे भाई, मैं बात करूंगा कायनात से। ओम ने आदिल का दिलासा देते हुए कहा। दोनों बात कर ही रहे थे कि आसमान में एक शैतानी चेहरा उभर कर आया। ये आदिल और ओम दोनों ने ही देखा, और दोनों ही देखकर सत्र हो गए। ये आसमान में क्या बन रहा है? शैतान की शक्ल बन गई है, लेकिन ये क्यों बनी है? ये क्या हो रहा है? आदिल को तो समझ में आ रहा था, लेकिन ओम ने ये पहली बार ऐसा देखा था। वो तुरंत आदिल तो खींचते हुए घर के अंदर लेकर आ जाता है। उसका दिल जोर जोर धड़क लगा। कुछ ही देर में आसमान में उभरी बशैतानी शक्ल पूरी सोशल मीडिया पर छा गई। सारे न्यूज़ चैनल भी उसी को ही बार बार दिखा रहे थे। आदिल को पता था वो क्या है और किसने किया है, लेकिन आदिल को इस बात का भी पता लग चुका था कि गफ्फार की ताकत बढ़ चुकी है, और वो सबको दिखाना भी चाहता है कि वो क्या कर सकता है। गफ्फार ने अपना ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है और दिखानी भी। अब क्या करेगा आदिल, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सुपर पावर्स की दुनिया। CH-45 गफ्फार की बढ़ती शैतानी ताकत। आदिल ओम के फ़ोन से कायनात को काफ़ी हिम्मत करके कॉल करता है, लेकिन कायनात उससे बात नहीं करती है। वो ये भी बता देती है कि उसकी शादी किसी और से तय होने जा रही है। उसकी इस बात से आदिल अंदर तक हिल जाता है। ओम भी आदिल के पास आ जाता है। आदिल उसे कायनात की शादी तय होने की बात बताता है, लेकिन ओम उसे दिलासा देता है कि कायनात की शादी तुमसे ही होगी। वो आदिल को समझा ही रहा होता है कि अचानक आसमान में शैतान की शक्ल उभरने लगती है। आसमान में ऐसा नज़ारा उनके लिए पहली बार था। ओम ये नज़ारा देखकर डर जाता है और आदिल के साथ घर के अंदर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर इसी से रिलेटेड न्यूज़ छाई हुई थी। सब अपने अपने तरीके से आसमान में बनी शैतानी फेस को डिस्क्राइब कर रहे थे। कुछ शैतान के आने की आहट बता रहा था, तो कोई दुनिया का अंत। ओम काफ़ी देर से यही सब न्यूज़ देख रहा था, और उधर आदिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अभी वो अपने और कायनात के बारे में भूलकर गफ्फार ने जो किया है उसके बारे में ही सोच रहा था। आदिल अब ज्योतिष ने उससे जो बातें कही थी उस पर गौर कर रहा था। वो सपने नहीं थे जो उसे दिखाई दे रहे थे, बल्कि हकीकत में मैं वहां गया था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो जगह पहली बार ही देखी थी, और वहां डैड कैसे आ सकते हैं? ये सब आदिल के पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो ज्योतिष, मुफ्ती साहब और बेतलम जिन के बीच कॉमन बातें सोच रहा था। सब ने एक ही बात कही, उसे चुना गया है, कुछ खतरनाक होने वाला है, और उसे हिम्मत के साथ काम करना होगा। ये सारी बातें कॉमन थी, लेकिन तीनों ही अलग अलग लोग हैं। और हैद, इन सब में हैद का क्या रोल है? वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। फिर वो ख्वाब में दो असल में हकीकत था। यहाँ पर वो कैसे थे? और वो कौन सी जगह थी जहाँ पर आग के गोले और तीरों की बारिश हो रही थी? ये सब आदिल के सर के ऊपर से निकले जा रहे, लेकिन आदिल को सब कुछ जानना ही था। वो तुरंत नीचे गया और अपने गुलाम जिन को बुलाया। जैसे ही आदिल ने उसको अपने मन में बुलाया, वो तुरंत हाजिर हो गया, लेकिन वो घर के एक नौकर की शक्ल में आया। आदिल ने उससे पूछा, उन दिन तुम क्या बताने वाले थे? तो गुलाम जिज ने बताया, मालिक, आपका पीछा कौन कर रहा था इसका पता लग गया। वो काली बिल्ली जो आस के आसपास घूम रही थी, वो असल में शैतान जिन है। मैंने उसका पीछा किया था, उसके मालिक का पता नहीं चल सका है, लेकिन शैतान जिन आपके हर कदम की खबर अपने आका को दे रहा है। आदिल उसकी पूरी बात सुनता है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। कुछ भी काली बिल्ली हर जगह पीछे थी। जहां भी मैं जा रहा था मुझे भी गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि मैंने मुफ्ती साहब के घर भी जिनों को बिल्ली के शक्लों में ही देखा था। लेकिन अब ये बताओ, अब ऐसा क्या करना होगा जिससे ये शैतान जिन मेरा पीछा छोड़ दे? तो इस पर गुलाम जिन कहता है, नज़र का धोखा करना होगा। आप अपनी इस नग वाली अंगूठी के जरिए ऐसा कर सकते हैं। जब आपको वो शैतान जिन बिल्ली की शक्ल में दिखाई दे, तो बस आप अपनी अंगूठी की ताकत से नज़र का धोखा बना सकते हैं।
आदिल उससे कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन तुम उसके मालिक का जल्द से जल्द पता करो। जी मालिक, गुलाम जिन आदिल से कहता है। इसके बाद आदिल आसमान में बने उस शैतानी चेहरे के बारे में गुलाम जिन से बात करता है। गुलाम जिन बताता है आपके दुश्मनों की तादाद बढ़ रही है, उनकी शक्ति भी बढ़ रही है, ये उन लोगों ने आपकी संकेत दिया है कि वो ताकतवर होते जा रहे हैं। आदिल और गुलाम जिन की बातचीत हो रही थी, तभी ऊपर की रेलिंग पर खड़े होकर ओम ने कहा, आदिल नीचे क्या कर रहे हो? तो इस पर आदिल ने कहा, कुछ नहीं, बस आ रहा हूँ, मैं सर्वेंट से कुछ बात कर रहा था। इतना कहकर आदिल ऊपर आ गया और आदिल के जाते ही गुलाम जिन भी गायब हो जाता है। आदिल के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था, वो सोचते सोचते अपने कमरे में आ गया। ओम थोड़ा सा परेशान लग रहा था। उसने आदिल से बेड पर बैठते हुए कहा, भाई ये सब क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आदिल कहता है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे आसमान में शैतानी शक्ल, और क्या कितनी डरावनी है। देखा नहीं तुमने? मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है। अब तो लगता है कुछ खतरनाक होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। ओम ने आदिल को जवाब दिया, अरे बार इतना मत सोचो, ज़्यादा सोचोगे तो बीमार हो जाओगे। सब ठीक है, ये न्यूज़ वाले भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। आदिल ने ओम को समझाते हुए कहा, हाँ यार ये बात तो तुम सही कह रहे हो, ये मीडिया वाले ना कुछ ज़्यादा ही बता देते हैं। अगर किसी के मन में कुछ ना हो, उसके मन में डर बैठा देते हैं। ओम ने ये बात थोड़ा रिलैक्स होकर कही और अपने मोबाइल पर सॉन्ग लगाकर सुनने लगा। तभी उसने गाने सुनते सुनते अपने आईपॉड को कान से हटाया और बोला, जादिल ये तो बताओ, पंडित जी से तुम्हारी क्या बात हुई? उन्होंने क्या बताया तुम्हारे सपने के बारे में? तो आदिल ने कहा, उन्होंने कुछ ऐसा बताया है जो तुम सुन नहीं पाओगे। वैसे भी तुम शैतानी शक्ल से डर गए हो। ती आदिल की बात सुनकर ओम उठकर बैठ जाता है। नहीं धार, में तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मुझे नहीं डर है इन सब से, मैं तो मस्त मौला इंसान हूँ, जो होना होगा देखा जाएगा। लेकिन तुम तो बताओ। पहले आदिल कुछ सोचता है, ओम की बताए या ना बताए, क्योंकि अभी खतरा सिर्फ उसी पर है। अगर बता दिया तो कुछ ओम के साथ गलत ना हो जाए। लेकिन ज्योतिष ने कहा था, अपने किसी खास को जरूर अपने साथ शामिल करो, वो मेरी मदद करेगा। फिर थोड़ा रुक कर कहता है, तो सुनो ओम, जो सपने मुझे आ रहे थे वो असली में था। ओम वो उसकी बात समझ में नहीं आई। उसने क्या क्या असली था? क्लियर करके बताओ, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात। फिर आदिल आराम से कहता है, पंडित जी ने मुझे बताया जो मैंने ख्वाब देखे थे, और सपने में मैं जिस जगह गया था वो मेरा ख्वाब ना होकर हकीकत थी। मतलब मैं उस प्लेस पर असल में गया और जो कुछ भी मैंने वहां देखा था वो सब सच था। ओम का तो आदिल की बात सुनकर सिर चकराने लगा। वो है आदिल, ये सब क्या है भाई? माजरा क्या है? आदिल फिर एक गहरी और लंबी सांस लेता है, फिर बोलता है, घार मेरी लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा, तुम भी नहीं। तुम मेरी बात को मजाक में लोगे, प्लीज अब सो जाओ। और अभी जो मैंने कहा वो भी मजाक ही था। ओम उसको सस्पेशियस नज़रों से देखने लगा। नहीं आदिल, जो तुमने मुझे बताया है वो मजाक नहीं था, क्योंकि मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम इस तरह के मजाक कभी नहीं करते और ना करोगे। मुझे बताओ तो शायद मैं तुम्हारी बात समझ जाऊं, और तुम मेरे बारे में भी जानते हो। अगर तुम मुझसे जो भी कहते हो उसे मैं काफ़ी सीरियस ही लेता हूँ। अपार्ट ऑफ जोक्स, ओम आदिल से इस वक्त काफ़ी गंभीर होकर बात कर रहा होता है। लेकिन आदिल ओम से कहता है, पार तुम इस तरह से बात ना किया करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, और जो बात है वो मैं बताने से डर रहा हूँ। मुझे डर है कि अगर ये बात मैंने किसी को बता दी तो कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर कुछ होना भी है तो सिर्फ मेरे साथ ही हो, और किसी को मैं इन्वॉल्व करने से डर रहा हूँ। और अगर मैंने तुमको इन सब में अपने साथ ले लिया तो कहीं कुछ तुम्हारे साथ गलत ना हो। एम आदिल की बात काफ़ी गौर से सुन रहा था। पहले तो वो कुछ बोलने जा रहा था, फिर वो चुप हो गया। कुछ मिनट तक कमरे में शांति थी। ना आदिल कुछ बोल रहा था और ना ही ओम के मुंह से कोई बात निकल रही थी। ओम ने आदिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो आदिल, मैंने तुमको हमेशा अपने दोस्त से ज़्यादा भाई माना है, और तुमने भी मेरा हर कदम पर साथ दिया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी तुम्हारा बिहेव मेरे साथ वैसा ही था जैसे अब है। और तुम ये कैसे सोच सकते हो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ अलग सा हो रहा है तो मैं तुम्हारा साथ ना हूं? मैं ती मरते दम तक अपनी दोस्ती निभाना चाहता हूं, क्योंकि तुम तो मेरे यार भी हो, भाई भी हो, सब कुछ हो। ओम उस वक्त थोड़ा सा रुआसा हो गया। माँ बाबा के जाने के बाद कौन है मेरी लाइफ में? सिर्फ चाया है।
और वो यहाँ रहते नहीं है, ये बात तुमको मालूम है, और तुम्हारे अलावा कौन है यार मेरा, तुम ही मेरी फैमिली हो। इस बात को सुनकर आदिल ओम को दिलासा देता है और उसके सर को सहलाता है। फिर आदिल ओम से कहता है, पारजुमना इतनी सेठी बातें ना किया करो, तुम पर सूट नहीं करती है, तुम पर हंसने और हंसाने वाला फेस ही अच्छा लगता है। जब तुम मुझे टीच करते हो ना तो मुझे बुरा नहीं लगता बल्कि अच्छा लगता है, और से रोने वाला फेस तो कभी बनाया ना करो, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आदिल की बात सुनकर ओम हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसको मुस्कुराता देखकर आदिल बोलता है, हाँ मैं चेहरा अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर। ओम आदिल से कहता है, तो जब बताओ असल बात क्या है जो तुमने मुझसे छिपा कर रखी हुई है। ठीक है मैं तुमको बताता हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बीच ही रहेगी, और हो सकता है जब ये बात तुम जान जाओ तो तुम्हारे साथ कुछ अजीब चीजें भी हो। ओम अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। पर ऐसा क्या है, ओम आदिल से पूछता है। तो इस पर आदिल कहता है, मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जिसे मुझे पूरा करना है। कैसी जिम्मेदारी, ओम आदिल से पूछता है। ये जिम्मेदारी है शैतानी ताकतों से सबको बचाने की। ओम तो उसकी बात सुनकर हिल गया। क्या, ये क्या कह रहे हो भाई? ओम स्टन होकर आदिल को देखता है। हाँ ओम यही बात है, और मेरे पास कुछ शक्तियाँ भी हैं जो मुझे मिली हुई है उन शैतानी ताकतों के हमलों से बचने के लिए। आदिल ओम को बता रहा होता है और ओम की तो बस शक्ल देखने लायक हो रही थी। आदिल जब ये बात बताता है कि उस पर अभी जो हमला हुआ था वो एक शैतानी हमला था। जो तीर मुझे लगा था वो एक शैतान जिन का वार था। आदिल की ये बात सुनकर ओम तो बैठ से सीधे जमीन पर गिर गया। यार ये कैसी बातें तुम मुझे बता रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम आदिल हो और तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तुम सब कुछ हैंडल कर रहे हो, तुम्हारी जान पर बनी हुई जान जाते जाते बची। ओम आदिल से हैरान होकर बस देखे ही जा रहा था और ये बातें बोल रहा था। आदिल उसको जमीन से खींचकर बेड पर बैठाता है और उसको अपनी ताकत का नज़ारा दिखाता है। आदिल अपनी कौन सी ताकत का नज़ारा दिखाएगा जिसे देखकर ओम सरप्राइज हो जाता है।